हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रिलीवर और नॉन रिलीवर का सिस्टम में पेरोल कैसे करना है और उनका बिलिंग कैसे करना है। इस प्रोसेस में टोटल 9 स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। ये 9 स्टेप्स का ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे है जो कि एक डिटेल्ड वीडियो है। तो ये वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा, जस्ट ये एक समरी वीडियो होगा। मैं सिर्फ उस पॉइंट पे फोकस करूंगा जो कि उस प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करना है। एम्प्लॉय क्रिएट करने का जो ईआरपी पाथ है वो है, आपको जाना है एचआर एडमिन मॉड्यूल में। एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाने के बाद आपको क्लिक करना है ह्यूमन रिसोर्स पे। ह्यूमन रिसोर्स के सेक्शन में आपको क्लिक करना है एम्प्लॉय ऑप्शन पे। ये रहा एचआर एडमिन मॉड्यूल। एचआर एडमिन मॉड्यूल में आपको जाना है ह्यूमन रिसोर्स में, और ह्यूमन रिसोर्स में आपको जाना है एम्प्लॉय पे। जैसे ही आप एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो आप एम्प्लॉय के पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको एम्प्लॉय क्रिएट करना है। एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करना है इसका ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक एम्प्लॉय का डिटेल फिल किया है जिसका नाम है अनंत कुशारी। अनंत कुशारी जो है ये एक रिलीवर है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये एम्प्लॉय एक रिलीवर है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए एम्प्लॉय के स्क्रीन पे एक रिलीवर का चेकबॉक्स है। अगर ये रिलीवर का चेकबॉक्स चेक्ड है मतलब कि वो एक रिलीवर है। अगर ये अनचेक्ड है इसका मतलब कि वो नॉन रिलीवर है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो चेकबॉक्स है ये चेक्ड है अनंत कुशारी के केस में। इसका मतलब कि जो अनंत कुशारी है ये एक रिलीवर है। सब डिटेल ऐड करने के बाद ऊपर सेव का बटन दिया हुआ है, तो आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे इस डिटेल को सेव करने के लिए और एम्प्लॉय को क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ मुझे एक मैसेज आएगा, डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। इसका मतलब कि ये एम्प्लॉय सिस्टम में सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब मैं एक नॉन रिलीवर एम्प्लॉय क्रिएट करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक और एम्प्लॉय क्रिएट किया है जिसका नाम है विद्युत। जो विद्युत है वो एक नॉन रिलीवर एम्प्लॉय है बिकॉज जो रिलीवर का चेकबॉक्स है वो अनचेक्ड है विद्युत के केस में। डिटेल्स ऐड करने के बाद ऊपर सेव का बटन दिया हुआ है, तो आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे एक विद्युत नाम का एम्प्लॉय सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से रिलीवर और नॉन रिलीवर एम्प्लॉय क्रिएट करना है। दोनों एम्प्लॉय क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है, जस्ट जो डिफरेंस है वो है रिलीवर का चेकबॉक्स। तो अगर एम्प्लॉय रिलीवर है तो रिलीवर का चेकबॉक्स चेक्ड होगा, और अगर वो नॉन रिलीवर है तो रिलीवर का चेकबॉक्स अनचेक्ड होगा। अब जो सेकेंड स्टेप आता है वो आता है कैलेंडर एंड लीव एलोकेशन। तो कैलेंडर एंड लीव एलोकेशन का जो ईआरपी पाथ है उसके लिए आपको जाना है एचआर एडमिन मॉड्यूल में। एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाने के बाद आपको जाना है एचआर कॉन्फ़िगरेशन में, और एचआर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको क्लिक करना है कैलेंडर एंड लीव एलोकेशन पे। तो ये रहा एचआर एडमिन मॉड्यूल। एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाने के बाद आपको क्लिक करना है एचआर कॉन्फ़िगरेशन पे, और एचआर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको क्लिक करना है कैलेंडर एंड लीव एलोकेशन पे। अब जो कैलेंडर एंड लीव एलोकेशन होता है रिलीवर नॉन रिलीवर का, दोनों का प्रोसेस सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। दोनों को सेम वे में आपको कैलेंडर लीव एलोकेट करना है। तो कैलेंडर एंड लीव एलोकेट करने के लिए सबसे पहले कैलेंडर के ड्रॉप डाउन से आपको कैलेंडर सिलेक्ट करना है, जो कैलेंडर आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एलोकेट करना है। तो यहाँ से आप कैलेंडर सिलेक्ट करेंगे और लीव ग्रुप से आप लीव ग्रुप सिलेक्ट करेंगे जो लीव आपको उसको एलोकेट करना है। कैलेंडर और लीव ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। जो कैलेंडर होता है वो हॉलीडेज का वैलिडेशन के लिए यूज होता है, और जो लीव ग्रुप होता है वो लीव्स के वैलिडेशन के लिए यूज होता है। कैलेंडर एंड लीव ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद नीचे कुछ फिल्टर्स हैं जिसका यूज करके आप सबसे पहले एम्प्लॉय को सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी फिल्टर नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं डायरेक्टली गो पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं गो पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरे सामने टोटल 2 सेक्शन है, एक है अनप्रोसेस्ड और दूसरा है प्रोसेस्ड। तो अनप्रोसेस्ड में वो एम्प्लॉयज का लिस्ट डिस्प्ले होता है जिनको कैलेंडर और लीव अभी तक एलोकेट नहीं हुआ है, और प्रोसेस्ड में वो एम्प्लॉय आते हैं जिनको कैलेंडर और लीव एलोकेट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 एम्प्लॉय है, अनंत कुशारी, अजय और विद्युत, जिनको अभी तक कैलेंडर और लीव एलोकेट नहीं हुआ है। तो लीव एलोकेट करने के लिए
मैं एलोकेट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं एलोकेट के बटन पे क्लिक करता हूं, मुझे एक मैसेज आएगा, लीव एलोकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब कि वो जो 3 एम्प्लॉइज थे उनको लीव और कैलेंडर एलोकेट हो गया है। आप देख सकते हैं कि वो तीनों एम्प्लॉय अनप्रोसेस्ड के सेक्शन से निकल के प्रोसेस के सेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से कैलेंडर और लीव एलोकेट करना है टू बोथ रिलीवर एंड नॉन रिलीवर एम्प्लॉय। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, कैलेंडर और लीव एलोकेशन एक मैंडेटरी प्रोसेस है। जब आप अटेंडेंस अपलोड करते हैं तो कैलेंडर और लीव एलोकेशन के बेस पे ही पता चलता है कि उस एम्प्लॉइज के लिए कौन सा हॉलीडेज और लीव एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोजेक्ट एलोकेशन का। सो प्रोजेक्ट एलोकेट करने के पहले मेक श्योर कि उस एम्प्लॉय को कैलेंडर एंड लीव भी एलोकेटेड होना चाहिए, तब जाके आप प्रोजेक्ट एलोकेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एलोकेट करने का जो ईआरपी पाथ है वो है एचआर एडमिन। एचआर एडमिन में जाने के बाद आपको जाना है ह्यूमन रिसोर्स पे, और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद आपको जाना है प्रोजेक्ट एलोकेशन पे। प्रोजेक्ट एलोकेशन के पहले मेक श्योर कि आपके सिस्टम में सीएनसी क्रिएटेड होना चाहिए। अब जो प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन रिलीवर के लिए होता है। रिलीवर के लिए प्रोजेक्ट एलोकेशन मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। प्रोजेक्ट एलोकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है एचआर एडमिन मॉड्यूल में। एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाने के बाद आपको क्लिक करना है ह्यूमन रिसोर्स पे, और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट एलोकेशन के ऑप्शन पे। जैसे ही आप प्रोजेक्ट एलोकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना है। ये रहा सर्च का बटन। जैसे आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर है जिसका यूज करके आप प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं यूज करूंगा प्रोजेक्ट नेम का फिल्टर। प्रोजेक्ट नेम के ड्रॉप डाउन से मैंने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है। अब मेरा प्रोजेक्ट है सोडेक्सो महाराष्ट्र, तो मुझे जो भी एम्प्लॉय एलोकेट करना है वो मैं सोडेक्सो महाराष्ट्र पे एलोकेट करूंगा। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा, और जैसे मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि नीचे प्रोजेक्ट का डिटेल रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं उस डिटेल को ओपन करूंगा। यहाँ पे एम्प्लॉय एलोकेट करने के लिए सबसे पहले मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो ये रहा एडिट का बटन। जैसे आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय एलोकेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय एलोकेट करने के लिए आपको एम्प्लॉय के टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये रहा एम्प्लॉय का टैब। जैसे आप एम्प्लॉय के टैब पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगा, और यहाँ पे आप एम्प्लॉय एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप नॉन रिलीवर एलोकेट करेंगे। एम्प्लॉय एलोकेट करने के लिए आपको अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। ये रहा अपडेट का बटन। जैसे ही आप अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा साइट लोकेशन का ड्रॉप डाउन। आप देख सकते हैं साइट लोकेशन में 3 साइट लोकेशन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। साइट लोकेशन सिस्टम में कैसे क्रिएट करना है इसका ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइट सिलेक्ट कर लेता हूँ भांडो। रोल में नहीं सिलेक्ट करूंगा बिकॉज रोल ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लूंगा, तो नॉन रिलीवर है विद्युत। शिफ्ट के ड्रॉपडाउन से मैं एम्प्लॉय का शिफ्ट सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट, और उसके बाद मैं ओके के बटन पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि विद्युत रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिमिलरली मैं दूसरा भी एम्प्लॉय एलोकेट कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि अजय भी रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे। तो इस तरह से आपको नॉन रिलीवर एलोकेट करना है। एक बार आपने एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है डेटा को सेव करने के लिए। तो ये रहा सेव का बटन। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, मतलब कि विद्युत और अजय को सोडेक्सो महाराष्ट्र प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एलोकेट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि इन एम्प्लॉय को ओवर टाइम एलोकेट करना है। ओवर टाइम एलोकेशन एक मैंडेटरी प्रोसेस है बिकॉज चांसेस है कि एक एम्प्लॉय एक साइट पे ओवर टाइम कर सकता है, इसलिए ओवर टाइम एलोकेशन प्रोसेस एक मैंडेटरी प्रोसेस है। ओवर टाइम एलोकेट करने के लिए आपको क्लिक करना है एलोकेट ओवर टाइम के बटन पे। जैसे ही आप एलोकेट ओवर टाइम के बटन पे क्लिक करेंगे आप एक दूसरे पेज पे स्विच हो जाएंगे, और इस पेज पे प्रीवियस पेज का कंप्लीट डिटेल मैप हो जाएगा। ओवर टाइम एलोकेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है एडिट के बटन पे। ये रहा एडिट का बटन। ओवर टाइम एलोकेट करने के लिए आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक रिलीवर ओवर टाइम डिटेल का सेक्शन आ रहा है। तो ये रहा रिलीवर ओवर टाइम डिटेल का सेक्शन।
रिलीवर ओवर टाइम डिटेल के सेक्शन में आप रिलीवर का ओटी सेट करेंगे, बिकॉज अगर कोई रिलीवर सोडेक्सो महाराष्ट्र पे काम करता है तो चांसेस है कि वो रिलीवर उस साइट पे ओवर टाइम कर सकता है। उसका ओवर टाइम कैलकुलेशन के लिए ओवर टाइम का रेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर टाइम एलोकेट करने के लिए आप डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डेजिग्नेशन का रिलीवर यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ हाउसकीपर और सुपरवाइजर है, तो मैं डेजिग्नेशन से पहले हाउसकीपर सिलेक्ट कर लूंगा। ओवर टाइम से मैं नेशनल हॉलिडे ओटी सिलेक्ट करूंगा। नेशनल हॉलिडे ओटी यूज होगा अगर एम्प्लॉय नेशनल हॉलिडे को ओवर टाइम करता है। नेशनल हॉलिडे ओटी सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ओवर टाइम नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिमिलरली आप पब्लिक हॉलिडे ओटी भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसे नीचे ऐड कर देंगे। सिमिलरली आप नॉर्मल डे ओटी भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नॉर्मल वर्किंग डेज के दिन अगर ओवर टाइम करता है रिलीवर तो उसका ओटी क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल डे ओटी सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि एक हाउसकीपर को 3 टाइप्स ऑफ ओवर टाइम यहाँ पे एलोकेट हुआ है, नेशनल हॉलिडे ओटी, पब्लिक हॉलिडे ओटी और नॉर्मल डे ओटी। सिमिलरली मैं सुपरवाइजर के लिए भी एलोकेट करूंगा। रिलीवर ओटी एलोकेट करने के बाद अब मुझे नॉन रिलीवर के लिए भी ओवर टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। नॉन रिलीवर के लिए ओवर टाइम एलोकेट करने के लिए मैं ओवर टाइम के ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा नेशनल हॉलिडे ओटी और मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं नेशनल हॉलिडे ओटी सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करता हूँ तो अजय और विद्युत दोनों को नेशनल हॉलिडे ओटी यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। सिमिलरली मैं पब्लिक हॉलिडे ओटी सिलेक्ट करूंगा और ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि अजय और विद्युत को पब्लिक हॉलिडे ओटी भी एलोकेट हो गया है। अगर मैं नॉर्मल डे ओटी भी सिलेक्ट कर लूंगा और मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा और नॉर्मल डे ओटी भी अजय और विद्युत को एलोकेट हो गया है। अगर आपको चेक करना है कि एक एम्प्लॉय को कितने ओवर टाइम एलोकेटेड है तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय नेम के लेवल पे क्लिक करना होगा, जिससे एम्प्लॉय असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि अजय को टोटल 3 टाइप्स ऑफ ओटी एलोकेटेड है और विद्युत को 3 टाइप्स ऑफ ओटी एलोकेटेड है। इस तरह से ओवर टाइम एलोकेट करना है। ओवर टाइम एलोकेट करने के बाद ऊपर सेव का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे डिटेल को सेव करने के लिए। ये रहा सेव का बटन। जैसे आप सेव का बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, डेटा सक्सेसफुली सेव। मतलब कि ये जो डिटेल आपने सिस्टम में ऐड किया है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब बात करते हैं कि सीटीसी कैसे एलोकेट करना है। सीटीसी एलोकेट करने के लिए सबसे पहले तो सिस्टम में सीटीसी टेम्पलेट क्रिएट करना होगा। सीटीसी टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं इसका ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। सीटीसी एलोकेट करने का जो ईआरपी पाथ है उसके लिए आपको जाना है एचआर एडमिन मॉड्यूल में। एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाने के बाद आपको जाना है ह्यूमन रिसोर्स में और ह्यूमन रिसोर्स के सेक्शन में आपको जाना है सीटीसी एलोकेशन पे। सीटीसी एलोकेशन करने के पहले एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सपोज एक नॉन रिलीवर है, इस एम्प्लॉय ने सपोज सोडेक्सो महाराष्ट्र पे काम किया है, एचडीएफसी महाराष्ट्र पे काम किया है। अब अगर मुझे इस एम्प्लॉय का पेरोल करना है तो सोडेक्सो महाराष्ट्र के लिए मुझे अलग से सीटीसी एलोकेट करना पड़ेगा। एचडीएफसी महाराष्ट्र का जो रेट है वहां पे उसका सैलरी सपोज 20,000 हो सकता है। तो नॉन रिलीवर अगर एक मंथ में सपोज 2 प्रोजेक्ट पे काम करता है तो दोनों प्रोजेक्ट का पेरोल करने के लिए 2 अलग अलग सीटीसी एलोकेट करना पड़ेगा। मतलब कंक्लूजन ये है कि मुझे प्रोजेक्ट वाइज सीटीसी एलोकेट करना पड़ेगा अगर एम्प्लॉय ने 2 अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम किया है। बट अगर कोई रिलीवर है उसने भी सपोज सोडेक्सो महाराष्ट्र पे काम किया है और एचडीएफसी महाराष्ट्र पे काम किया है, अगर मैं रिलीवर का पेरोल करूंगा तो मुझे प्रोजेक्ट वाइज सीटीसी एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक ही सीटीसी एलोकेट करना है जो कि उस रिलीवर का फिक्स सीटीसी है। मतलब कि जब कंपनी ने उसे हायर किया है तो उसे एज अ रिलीवर हायर किया है, मतलब उसका सीटीसी कंपनी ने फिक्स रखा हुआ है। क्योंकि रिलीवर का काम सिर्फ ये है कि किसी साइट पे अगर नॉन रिलीवर एब्सेंट है तो उसके एब्सेंस में वो रिलीवर को वहां भेजेंगे। तो रिलीवर हो या नॉन रिलीवर दोनों
मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, बट अगर नॉन रिलीवर मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसके पेरोल के लिए मुझे प्रोजेक्ट वाइज सीटीसी एलोकेट करना पड़ेगा। और अगर रिलीवर मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करता है तो मुझे उसके लिए प्रोजेक्ट वाइज सीटीसी एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही सीटीसी एलोकेट करना है जो कि उस रिलीवर का डिफॉल्ट सीटीसी होगा। सीटीसी एलोकेट करने के लिए सबसे पहले मुझे एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाना है। एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाने के बाद मुझे ह्यूमन रिसोर्स में जाना है और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद मुझे सीटीसी एलोकेशन पे जाना है। अब मेरे पास टोटल 3 एम्प्लॉय हैं, एक है अजय, दूसरा है विद्युत और तीसरा है अनंत कुशारी। अब सपोज अजय ने काम किया है सोडेक्सो महाराष्ट्र पे, विद्युत ने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया है, एक प्रोजेक्ट है सोडेक्सो महाराष्ट्र और दूसरा प्रोजेक्ट है एचडीएफसी महाराष्ट्र। अनंत कुशारी ने भी 2 प्रोजेक्ट पे काम किया है, एक है सोडेक्सो महाराष्ट्र और दूसरा प्रोजेक्ट है एचडीएफसी महाराष्ट्र। अब जो अनंत कुशारी है ये एक रिलीवर है, जो विद्युत है ये एक नॉन रिलीवर है और जो अजय है ये भी एक नॉन रिलीवर है। अजय का सैलरी सोडेक्सो महाराष्ट्र पे सपोज 23,000 है, विद्युत का सैलरी भी 23,000 है और एचडीएफसी पे उसका सैलरी 25,000 है। बट अनंत कुशारी के लिए सोडेक्सो महाराष्ट्र और एचडीएफसी महाराष्ट्र दोनों प्रोजेक्ट के लिए एक कॉमन सीटीसी है जो कि 23,000 का है और ये रहेगा इसका डिफॉल्ट सीटीसी। मतलब वो सोडेक्सो महाराष्ट्र पे काम करे या एचडीएफसी महाराष्ट्र पे काम करे या फिर किसी और प्रोजेक्ट पे काम करे, अनंत कुशारी का सीटीसी फिक्स है और वो है 23,000। सीटीसी एलोकेट करने के लिए सबसे पहले आपको सीटीसी टेम्पलेट के फील्ड से आपको सीटीसी टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ 23,000। एप्लीकेबल फ्रॉम में मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन से डेट से ये सीटीसी उस एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सपोज ये सीटीसी जनवरी मंथ से एप्लीकेबल होगा तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी। एप्लीकेबल टू में जनरली हम लोग 1 ईयर का ड्यूरेशन रखते हैं बिकॉज 1 ईयर के बाद टेम्पलेट रिवाइज होता है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 31 दिसंबर 2021। इफेक्टिव फ्रॉम और इफेक्टिव टू बेसिकली एरियर्स कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। एरियर कैसे कैलकुलेट करना और कैसे रिवाइज सीटीसी एलोकेट करना है इसके लिए ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इफेक्टिव फ्रॉम में जो एप्लीकेबल फ्रॉम का डेट है उसी को मैं यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम और इफेक्टिव टू में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज मुझे कोई भी एरियर्स नहीं एलोकेट करना है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करूंगा कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए मैं ये सीटीसी एलोकेट कर रहा हूँ। तो जो प्रोजेक्ट है वो है सोडेक्सो महाराष्ट्र। अप्लाई फिल्टर में आप देख सकते हैं मल्टीपल फिल्टर्स है जिसका यूज करके आप सबसे पहले एम्प्लॉय को सर्च करेंगे जिनको सीटीसी एलोकेट करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट में मैंने सिलेक्ट किया सोडेक्सो महाराष्ट्र। उसके बाद मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा तो सोडेक्सो महाराष्ट्र में जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो स्क्रीन पे लोड होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2 सेक्शन है, एक है अनप्रोसेस्ड का सेक्शन, तो ये रहा अनप्रोसेस्ड का सेक्शन, और दूसरा जो सेक्शन है वो है प्रोसेस्ड का। तो अगर एम्प्लॉय को आप सीटीसी एलोकेट करते हैं तो वो प्रोसेस के लिस्ट में रिफ्लेक्ट होगा, और अगर वो अनप्रोसेस्ड में है मतलब कि अभी तक उसको एक भी सीटीसी एलोकेटेड नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजय और विद्युत को ऑलरेडी एक सीटीसी एलोकेटेड है इसलिए प्रोसेस्ड के लिस्ट में आ रहे हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉय अनप्रोसेस्ड के लिस्ट में आता है तो उस एम्प्लॉय को सीटीसी एलोकेट करने के लिए आपको एलोकेट सीटीसी के बटन पे क्लिक करना है। और अगर वो प्रोसेस्ड के सेक्शन में आता है इसका मतलब कि उसको ऑलरेडी एक सीटीसी एलोकेटेड है, और उस एम्प्लॉय को अगर सीटीसी आपको एलोकेट करना है वापस तो उसके लिए आपको सैलरी रिवीजन पे क्लिक करना है। तो कंक्लूजन ये है कि एलोकेट सीटीसी पे आप तब क्लिक करेंगे अगर एम्प्लॉय अनप्रोसेस्ड के सेक्शन में आ रहा है, और सैलरी रिवीजन पे आप तब क्लिक करेंगे अगर एम्प्लॉय प्रोसेस्ड के सेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे दोनों एम्प्लॉय प्रोसेस्ड के सेक्शन में आ रहे हैं इसलिए मैं सैलरी रिवीजन के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं सैलरी रिवीजन के बटन पे क्लिक करूंगा मुझे एक मैसेज आएगा, सैलरी रिवीजन प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। मतलब कि उन एम्प्लॉयज को
23,000 का जो सीटीसी है वो एलोकेट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीटीसी टेम्पलेट नेम में ग्रॉस 23,000 रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये रहा ग्रॉस 23,000। तो अजय को भी 23,000 एलोकेट हो गया सोडेक्सो महाराष्ट्र के लिए, और विद्युत को भी 23,000 एलोकेट हो गया सोडेक्सो महाराष्ट्र के लिए। अब हम लोग विद्युत के लिए एचडीएफसी महाराष्ट्र का सीटीसी एलोकेट करते हैं, जहाँ पे उसका सीटीसी 25,000 का है। सबसे पहले सीटीसी टेम्पलेट में मैं 25,000 का सीटीसी टेम्पलेट सिलेक्ट करूंगा। प्रोजेक्ट में मैं एचडीएफसी महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा। मुझे सिर्फ विद्युत के लिए एलोकेट करना है, तो मैं यहाँ पे विद्युत का नाम सिलेक्ट करूंगा एम्प्लॉय नेम के फील्ड में, और उसके बाद मैं गो पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं गो पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रॉस 23,000 का सीटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज विद्युत को मैंने 23,000 का सीटीसी सोडेक्सो महाराष्ट्र के लिए एलोकेट करके रखा हुआ है। अब मुझे एचडीएफसी महाराष्ट्र के लिए एलोकेट करना है, तो मुझे ऊपर सैलरी रिवीजन के बटन पे क्लिक करना होगा। और जैसे मैं सैलरी रिवीजन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे एक मैसेज आएगा, सैलरी रिवीजन प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब विद्युत के पास टोटल 2 सीटीसी है, एक एचडीएफसी महाराष्ट्र के लिए और एक सोडेक्सो महाराष्ट्र के लिए। अब हम लोग रिलीवर के लिए सीटीसी एलोकेट करेंगे। तो जो रिलीवर का सीटीसी है वो है 23,000। ये रहा 23,000, जो कि सोडेक्सो महाराष्ट्र और एचडीएफसी महाराष्ट्र सबके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं सीटीसी टेम्पलेट में ग्रॉस 23,000 सिलेक्ट करूंगा। एप्लीकेबल फ्रॉम डेट टू डेट, इफेक्टिव फ्रॉम डेट टू डेट में ऐड करूंगा। प्रोजेक्ट में मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं रिलीवर को प्रोजेक्ट वाइज सीटीसी एलोकेट नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं रिलीवर का नाम सिलेक्ट करूंगा। सो रिलीवर का नाम है अनंत कुशारी, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया अनंत कुशारी। आप एम्प्लॉय के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर अदर फिल्टर भी आप यूज कर सकते हैं एम्प्लॉय को सर्च करने के लिए। नाम सिलेक्ट करने के बाद मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा, और जैसे मैं गो के बटन पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं एक सीटीसी पहले से ही एलोकेटेड है। अब मैं उसको 23,000 का सीटीसी एलोकेट करूंगा, तो मैं ऊपर सैलरी रिवीजन के बटन पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं सैलरी रिवीजन के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि उसको 23,000 का सीटीसी एलोकेट हो गया है। इसका मतलब कि जो प्रोजेक्ट का ड्रॉप डाउन है वो मैं रिलीवर के केस में ब्लैंक रखूंगा। तो रिलीवर के केस में मैं प्रोजेक्ट नेम में कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज रिलीवर का सीटीसी एक डिफॉल्ट सीटीसी है जो हर एक साइट के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो नॉन रिलीवर है उनको मुझे प्रोजेक्ट वाइज सीटीसी एलोकेट करना है, अगर उनका अटेंडेंस प्रोजेक्ट वाइज अपलोड हो रहा है तो दैट उनका पेरोल भी प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग सीटीसी के साथ होगा। तो इस तरह से हम लोग रिलीवर और नॉन रिलीवर के लिए सीटीसी एलोकेट करेंगे। अब बात करते हैं कि अटेंडेंस कैसे अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि अनंत कुशारी को मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, विद्युत को मैंने ऑरेंज कलर में हाईलाइट किया हुआ है, और अजय को मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है। इसमें से जो अनंत कुशारी है वो एक रिलीवर है, और विद्युत और अजय एक नॉन रिलीवर है। तो अनंत कुशारी ने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया है, एक है सोडेक्सो महाराष्ट्र और दूसरा एचडीएफसी महाराष्ट्र। विद्युत ने भी 2 प्रोजेक्ट पे काम किया है, सोडेक्सो महाराष्ट्र और एचडीएफसी महाराष्ट्र। बट अजय ने एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया है, बट एक ही प्रोजेक्ट पे 2 अलग अलग साइट लोकेशन पे काम किया है। अब मैं इनका अटेंडेंस एंट्री करता हूं। अटेंडेंस के लिए कौन सा लेवल यूज करना है, इसके लिए ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अटेंडेंस मार्क कर दिया है। अब जो अनंत कुशारी है उसने सोडेक्सो महाराष्ट्र पे एज अ हाउसकीपर काम किया था, इसके लिए मैंने डेजिग्नेशन में हाउसकीपर डाला है। एचडीएफसी महाराष्ट्र पे एज ए सुपरवाइजर गया था, इसके लिए मैंने सुपरवाइजर ऐड किया है। विद्युत ने सोडेक्सो महाराष्ट्र पे एज अ हाउसकीपर काम किया है, और एचडीएफसी महाराष्ट्र पे भी उसने हाउसकीपर ऐसे काम किया है, इसके लिए डेजिग्नेशन में हाउसकीपर है। अजय ने सोडेक्सो महाराष्ट्र के दोनों साइट पे, विक्रोली और थाने पे, उसने एज ए सुपरवाइजर काम किया है, इसके लिए डेजिग्नेशन में सुपरवाइजर है। अब इस अटेंडेंस को मैं सिस्टम में अपलोड करूंगा। अटेंडेंस अपलोड करने के लिए सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा एचआर एडमिन मॉड्यूल पे। एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाने के बाद मैं जाऊंगा ह्यूमन रिसोर्स में, और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद मैं क्लिक करूंगा अपलोड अटेंडेंस पे। उस फाइल पे क्लिक करके मैं सबसे पहले फाइल सिलेक्ट कर लूंगा। फाइल सिलेक्ट करने के बाद मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक मैसेज आएगा, अटेंडेंस अपलोड प्रोसेस स्टार्टेड। इसका मतलब कि जो अटेंडेंस मैंने अपलोड किया है उसमें कोई भी एरर नहीं है, और वो अटेंडेंस सक्सेसफुली सिस्टम में अपलोड हो गया है। अगर कुछ अटेंडेंस में एरर होगा तो यहाँ पे एरर लिख के आएगा, और एक फाइल भी डाउनलोड होता है, जो फाइल आप ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपके अटेंडेंस में क्या एरर है।
अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि पेरोल कैसे प्रोसेस करना है। तो पेरोल प्रोसेस करने के लिए आपको जाना एचआर एडमिन मॉड्यूल में। एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाने के बाद आपको जाना है ह्यूमन रिसोर्स में, और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद आपको जाना है पेरोल प्रोसेस पे। तो ये रहा एचआर एडमिन मॉड्यूल। एचआर एडमिन मॉड्यूल में मैं जाऊंगा ह्यूमन रिसोर्स में, और ह्यूमन रिसोर्स में मैं जाऊंगा प्रोसेस पेरोल पे। पेरोल पीरियड में मैं सिलेक्ट करूंगा मंथ, जिस मंथ का मुझे पेरोल करना है। तो मुझे जनवरी का करना है पेरोल, तो मैंने यहाँ पे जनवरी सिलेक्ट किया। प्रोजेक्ट में मैं सिलेक्ट करूंगा सोडेक्सो महाराष्ट्र, बिकॉज मुझे सोडेक्सो महाराष्ट्र का पेरोल करना है। और उसके बाद मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा तो सोडेक्सो महाराष्ट्र पे जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका लिस्ट यहाँ अनप्रोसेस्ड के सेक्शन में आएगा। इनका पेरोल करने के लिए ऊपर प्रोसेस पेरोल का बटन दिया हुआ है, मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये रहा प्रोसेस पेरोल का बटन। जैसे मैं प्रोसेस पेरोल के बटन पे क्लिक करता हूँ, मुझे एक मैसेज आएगा पेरोल प्रोसेस्ड। इसका मतलब कि अजर विद्युत का पेरोल प्रोसेस हो गया। अब पेरोल प्रोसेस करते हैं हम लोग रिलीवर का। रिलीवर का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता है, उसको किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग ने एलोकेट नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली अटेंडेंस अपलोड किया हुआ है। इसके लिए रिलीवर के केस में प्रोजेक्ट का फिल्टर किसी यूज का नहीं है। तो रिलीवर के केस में मैं प्रोजेक्ट का फिल्टर नहीं यूज करूंगा। रिलीवर के केस में मैं डेजिग्नेशन का फिल्टर यूज करूंगा। तो मैं डेजिग्नेशन में सिलेक्ट करूंगा रिलीवर, और उसके बाद मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा तो जितने भी रिलीवर आपके सिस्टम में सबका लिस्ट अनप्रोसेस्ड के सेक्शन में आएगा। यहाँ पे सिर्फ अनंत कुशारी है, बिकॉज मैंने सिर्फ अनंत कुशारी को ऐसा रिलीवर रखा है। इसका पेरोल करने के लिए भी सेम आपको ऊपर प्रोसेस पेरोल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पेरोल के बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा पेरोल प्रोसेस्ड, और वो एम्प्लॉय प्रोसेस्ड के सेक्शन में आ जाएगा बिकॉज उसका पेरोल प्रोसेस हो गया है। तो इस तरह से आपको पेरोल प्रोसेस करना है। अब बात करते हैं कि पेरोल प्रोसेस करने के बाद सैलरी स्लिप कैसे देखना है। तो सैलरी स्लिप देखने का जो ईआरपी पाथ है वो है एचआर एडमिन। एचआर एडमिन में जाने के बाद आपको जाना है ह्यूमन रिसोर्स पे, और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना है सैलरी स्लिप पे। ये रहा एचआर एडमिन। एचआर एडमिन में जाने के बाद आप जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स पे, और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे सैलरी स्लिप पे। सैलरी स्लिप पे क्लिक करने के बाद आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर है, सो मैं यहाँ पे मंथ का फिल्टर ले लेता हूँ, जनवरी मंथ। ये हो गया जनवरी मंथ, और प्रोजेक्ट में मैं सिलेक्ट कर लूंगा सोडेक्सो महाराष्ट्र, और उसके बाद मैं गो पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि सोडेक्सो महाराष्ट्र पे टोटल 3 एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप जनरेट हुआ है। एक है विद्युत, अजय का 2 सैलरी स्लिप जनरेट हुआ है बिकॉज सोडेक्सो महाराष्ट्र पे अजय का 2 जगह पे अटेंडेंस है, एक है विक्रोली लोकेशन पे और दूसरा है थाने पे, इसलिए अजय का 2 सैलरी स्लिप जनरेट हुआ है। अनंत कुशारी का 1 सैलरी स्लिप जनरेट हुआ है सोडेक्सो महाराष्ट्र पे। सैलरी स्लिप प्रिंट करने के लिए आपको उस डिटेल पे क्लिक करना है, और ऊपर प्रिंट का बटन दिया हुआ है, उस प्रिंट का बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट का बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सैलरी स्लिप आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो विद्युत है इसका 2 अलग अलग साइड पे इसका अटेंडेंस है, एक है सोडेक्सो महाराष्ट्र और दूसरा एचडीएफसी महाराष्ट्र। सोडेक्सो महाराष्ट्र पे मैंने विद्युत को 23,000 का सीटीसी एलोकेट किया था, इसके लिए इसका सैलरी 23,000 के हिसाब से हुआ है। ये रहा 23,000 का कैलकुलेशन। सिमिलरली जो अनंत कुशारी जो कि एक रिलीवर है, इसका भी जो पेरोल हुआ है सोडेक्सो महाराष्ट्र पे वो 23,000 के हिसाब से हुआ है, बिकॉज इसको एक ही सीटीसी एलोकेट किया था 23,000 का। तो सोडेक्सो महाराष्ट्र पे इसका सैलरी 23,000 के हिसाब से हुआ है। अब हम लोग चेक करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट का सैलरी स्लिप। ये अगेन मैं मंथ में जनवरी सिलेक्ट करूंगा, प्रोजेक्ट में एचडीएफसी महाराष्ट्र, और उसके बाद मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एम्प्लॉय का डिटेल आ रहा है, अनंत कुशारी और विद्युत। अनंत कुशारी का पहले प्रिंट करते हैं। तो अनंत कुशारी का सैलरी स्लिप प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी उसका जो सैलरी हुआ है वो हुआ है 23,000 पे। इसका मतलब कि जो रिलीवर है उसका 2 साइड पे अटेंडेंस था, और दोनों साइड के लिए मैंने एक ही सीटीसी एलोकेट किया था 23,000, जो कि उसका एक डिफॉल्ट सीटीसी है। इसके लिए इसका पेरोल 23,000 के हिसाब से हुआ है। अब विद्युत का सैलरी स्लिप चेक करते हैं। ये रहा विद्युत का सैलरी स्लिप। आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी महाराष्ट्र पे विद्युत का जो सैलरी हुआ है वो हुआ है
25,000 के हिसाब से। मैंने सीटीसी जब एलोकेट किया था तो विद्युत के लिए सोडेक्सो महाराष्ट्र पे मैंने 23,000 दिया था और एचडीएफसी महाराष्ट्र पे 25,000। बट अनंत कुशारी के लिए सोडेक्सो महाराष्ट्र और एचडीएफसी महाराष्ट्र के लिए एक ही सीटीसी एलोकेट किया था 23,000 का। इस तरह से आपको पेरोल प्रोसेस करना है। अब बात करते हैं फाइनल स्टेप बिलिंग का। तो बिलिंग करने के लिए जो कंडीशन है वो है, सबसे पहले आपके सिस्टम में सीएनसी क्रिएटेड होना चाहिए। दूसरा है सिस्टम में अटेंडेंस होना चाहिए। बिलिंग करने के लिए जो ईआरपी पाथ है वो है सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल में आपको जाना है सर्विस सेक्शन में और सर्विस सेक्शन में आपको जाना है सीएनसी पे। ये रहा सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल में जाऊंगा सर्विस सेक्शन में और सर्विस सेक्शन में मैं क्लिक करूंगा सीएनसी पे। तो सबसे पहले मैं सीएनसी सर्च करूंगा जिसका मुझे बिल रेज करना है। तो उसके लिए मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूंगा। कस्टमर नेम में मैं टाइप करूंगा कस्टमर का नाम। सो मैं सोडेक्सो का बिल करने वाला हूं, सो मैंने सोडेक्सो सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा तो उस कस्टमर का जितना भी सीएनसी अपने सिस्टम में क्रिएट किया हुआ है वो नीचे रिफ्लेक्ट होगा। मुझे सोडेक्सो महाराष्ट्र का बिलिंग करना है, सो मैं सोडेक्सो महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा। सीएनसी कैसे क्रिएट करना है इसका ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। बिल रेज करने के लिए आपको रेज बिल के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हो गया रेज बिल का बटन। जैसे आप रेज बिल के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस ड्यूरेशन का बिल रेज करना है। तो मुझे जनवरी का बिल रेज करना है, तो मैं यहाँ पे जनवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1 जन से लेके 31 जन। और उसके बाद मैं ओके के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया तो मुझे एक मैसेज आएगा, बिलिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कि सोडेक्सो महाराष्ट्र का बिल सिस्टम में क्रिएट हो गया है। बिल को देखने के लिए आपको व्यू बिल के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये रहा व्यू बिल का बटन। जैसे मैं व्यू बिल के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं बिलिंग लिस्ट के पेज पे आऊंगा जहां पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल बिल क्रिएट हुआ है। ये रहा बिल का टाइप जो कि सिस्टम में क्रिएट हुआ है। अब मैं पब्लिक हॉलीडे, ओवर टाइम, नेशनल हॉलीडे और स्टाफिंग के बिल को मर्ज करके एक सिंगल इनवॉइस बनाता हूँ। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन चेक करते हैं। बिल सिलेक्ट करने के बाद आपको मेनू बार पे क्लिक करना है। ये रहा मेनू बार। और मेनू बार पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस बिलिंग डॉक्यूमेंट का। तो जैसे आप प्रोसेस बिलिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं आप बिलिंग डिटेल के पेज पे आ जाएंगे जहां पे सारे सिलेक्टेड बिल का डिटेल मैप हो जाएगा। अगेन आपको मेनू बार पे क्लिक करना है और मेनू बार पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है टैक्स इनवॉइस। ये रहा टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन। जैसे मैं टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ मेरा डॉक्यूमेंट इनवॉइस हो गया। और उसके अगेन मैं मेनू बार पे क्लिक करता हूँ। मैं अगेन सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा व्यू इनवॉइस और मैं इनवॉइस के पेज पे आ जाऊंगा। इनवॉइस प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट के बटन पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं प्रिंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू प्रिंट ऑन प्री प्रिंटेड स्टेशनरी। तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देता हूँ। और अगर हम लोग एनेक्सर पे जाएंगे तो यहाँ पे समरी आ रहा है अटेंडेंस का और उनके कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले लोकेशन क्या आ रहा है, भांडो। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम लोग सीएनसी से बिल रेज करते हैं तो उस बिल में रिलीवर और नॉन रिलीवर दोनों का कंबाइंड अटेंडेंस आता है और उसके बेस पे मेरा बिलिंग अमाउंट कैलकुलेट होता है। इसका रीजन ये है कि रिलीवर साइट पे गया है किसी नॉन रिलीवर के एब्सेंस में, मतलब कि कोई नॉन रिलीवर एब्सेंट था जिसके वजह से रिलीवर को वहां पे भेजा गया। इसके लिए मुझे क्लाइंट से कंप्लीटली चार्ज करना है, बिकॉज क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता है कि साइट पे रिलीवर ने काम किया या नॉन रिलीवर ने काम किया। उनको उनके काम से मतलब है। इसके लिए मुझे जो बिलिंग है उसमें रिलीवर और नॉन रिलीवर दोनों का अटेंडेंस इन्वॉल्व करना है सो दैट मेरा जो बिलिंग अमाउंट है वो प्रॉपरली कैलकुलेट हो। तो सबसे पहला लोकेशन है वो है भांडुप। तो भांडुप में एक हाउसकीपर है। नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट आ रहा है यहाँ पे 15। अब हम लोग अटेंडेंस चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो अनंत कुशारी है वो एक रिलीवर है और वो सोडेक्सो महाराष्ट्र भांडुप पे एज अ हाउसकीपर गया था। तो
प्रेजेंट डेज आ रहा है 15 इसलिए आ रहा है बिकॉज सोडेक्सो महाराष्ट्र पे वो 1 जैन से लेके 15 जैन तक अवेलेबल था। तो ये रहा अनंत कुशारी का अटेंडेंस ऑन सोडेक्सो महाराष्ट्र भांडुप लोकेशन पे, इसलिए यहाँ पे 15 आ रहा है। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट है ये प्रॉपर है। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम नॉर्मल डे ओटी का। तो नॉर्मल डे ओटी में आ रहा है 0.67। 0.61 इसलिए आ रहा है बिकॉज 3rd ऑफ जैन को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। 3rd ऑफ जैन को उसने 15 आवर काम किया है। एम्प्लॉय का नॉर्मल वर्किंग आवर जो है वो है 9 आवर्स का, उसने काम किया है 15 आवर्स का। मतलब कि जो उसने ओवर टाइम वहां पे किया हुआ है वो है 15 - 9 6 आवर्स। तो जो 6 आवर्स है ये उसका ओवर टाइम है। पीडीएफ पे हम लोग ने ओटी को डेज में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो 6 को अगर मुझे डेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे टोटल ओटी आवर्स डिवाइडेड बाय जो मेरा नॉर्मल वर्किंग आवर है। तो मेरा नॉर्मल वर्किंग आवर है 9, तो मैं यहाँ 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 0.66। इसका मतलब कि राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 0.67, इसलिए यहाँ पे 0.67 डेज आ रहा है। पब्लिक हॉलीडे ओटी यहाँ पे 1 आ रहा है बिकॉज 1st ऑफ जैन जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो 1st ऑफ जैन को पब्लिक हॉलीडे था बिकॉज उस दिन न्यू ईयर था। बट उस दिन अनंत कुशारी ने सोडेक्सो महाराष्ट्र के भांडुप लोकेशन पे 9 आवर्स काम किया है, मतलब कि 1 डे पूरा कंसिडर हुआ है, इसलिए हॉलीडे ओटी में 1 आ रहा है। सिमिलरली बाकी भी जो एम्प्लॉयज है जो अलग अलग साइट पे, उनका भी कैलकुलेशन इसी तरह से हुआ है। तो इस तरह से नॉर्मल डे ओटी, पब्लिक हॉलीडे ओटी और नेशनल हॉलीडे ओटी कैलकुलेट हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जो 3rd रो है यहाँ पे एक नेशनल हॉलीडे ओटी आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। डेजिग्नेशन क्या है? सुपरवाइजर, और लोकेशन है थाने। तो थाने लोकेशन पे एज ए सुपरवाइजर अजय गया था। तो अजय ने 26 जैन को वहां पे काम किया था, जबकि 26 जैन को रिपब्लिक डे था। बट फिर भी उसने 26 जन को काम किया है, उसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, इसलिए यहाँ पे 1 कंसीडर हुआ है। अब बात करते हैं कि ओवर टाइम अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो जो ओवर टाइम अमाउंट होता है वो होता है नॉर्मल डे ओटी, पब्लिक हॉलीडे ओटी और नेशनल हॉलीडे का सम करके जो अमाउंट आता है वो आपका रिफ्लेक्ट होता है ओवर टाइम अमाउंट के कॉलम में। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 2616.32। तो इसका कैलकुलेशन कैसे आ रहा है वो चेक करते हैं। तो ओवर टाइम का कैलकुलेशन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ओवर टाइम का रेट हम लोग ने क्या दिया हुआ है। तो सीएनसी के स्क्रीन पे एक ओवर टाइम का टैब है जहाँ पे हम लोग ओवर टाइम रेट डिफाइन करते हैं। तो ये रहा ओवर टाइम का टैब। ओवर टाइम के टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाउसकीपर है उसका पब्लिक हॉलीडे के लिए जो रेट है वो है डबल। पब्लिक हॉलीडे के लिए डबल रेट हम लोग ने दिया हुआ है, मतलब जो भी पर डे का सैलरी है उसका डबल हम लोग पब्लिक हॉलीडे को पे करेंगे अगर एम्प्लॉय पब्लिक हॉलीडे ओटी करता है। अगर नॉर्मल वर्किंग डे है तो जो नॉर्मल उसका पर डे का सैलरी है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा, और अगर नेशनल हॉलीडे के दिन काम करता है तो हम लोग उसको ट्रिपल पे करेंगे। सेम कैलकुलेशन हम लोग ने सुपरवाइजर के लिए भी ऐड किया हुआ है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाउसकीपर का जो रेट है वो है 30,414.75 और सुपरवाइजर का जो रेट है वो है 31,508.29। ये सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एनेक्सर पे भी। सुपरवाइजर का जो रेट है वो है 30,414.75 और सुपरवाइजर का जो रेट हुआ है यूज वो है 31,508.29। अब हम लोग कैलकुलेशन समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाउसकीपर है उसका रेट है 30,414.75, इसलिए अगर मैं 30,414.75 को अगर 31 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 981.12096। तो मेरा पर डे सैलरी जो रहेगा वो रहेगा 981.12 फॉर हाउसकीपर। नॉर्मल डे ओटी का रेट रहेगा 981.12 इंटू 1, तो मेरा आंसर आएगा 981.12 बिकॉज नॉर्मल डे ओटी का मैं सिंगल रेट दे रहा हूँ, इसके लिए 981.12 नॉर्मल डे ओटी का रेट आएगा। पब्लिक हॉलीडे ओटी का जो रेट रहेगा वो रहेगा डबल 981.12
इंटू 2, तो मेरा आंसर आएगा 981.12 इंटू 2, मेरा आंसर आ रहा है 1962.24। 1962.24। नेशनल हॉलिडे ओटी का जो रेट रहेगा वो रहेगा 981.12 इंटू 3, बिकॉज नेशनल हॉलिडे का ट्रिपल रेट है। तो 981.12 इंटू 3, तो मेरा आंसर आ रहा है 2943.36। तो यहाँ पे आ जाएगा 2943.36। अब मैं इस रेट के बेस पे मैं ओवर टाइम अमाउंट कैलकुलेट करता हूँ। तो हाउसकीपर का भांडुप लोकेशन पे जो नॉर्मल डे ओटी है वो है 0.67 डेज। तो जो मेरा ओवर टाइम अमाउंट होगा नॉर्मल डे ओटी का वो रहेगा 981.12 इंटू 0.67। तो मेरा आंसर आएगा 981.12 इंटू 0.67। आंसर आ रहा है 657.3504। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 657.3504। पब्लिक हॉलिडे ओटी जो रहेगा वो उसने एक दिन काम किया था वहां पे, सो 1 डे काम किया था। पब्लिक हॉलिडे ओटी में उसने 1 डे काम किया था, इसके लिए जो पब्लिक हॉलिडे ओटी का रेट है वो है 1962.24 इंटू 1। तो मेरा आंसर आएगा 1962.24। नेशनल हॉलिडे ओटी उसने कुछ काम नहीं किया, मतलब कि 0 डे, तो नेशनल हॉलिडे ओटी का रेट है 2943.36 इंटू 0। तो आंसर आएगा 0। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 657.3504 प्लस पब्लिक हॉलिडे ओटी आ रहा है 1962.24 प्लस नेशनल हॉलिडे का 0। तो इसको सम करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2616.36। ये मेरा ओवर टाइम अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट आ रहा है 2616.32। तो पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। ओवर टाइम अमाउंट के बाद नेक्स्ट कॉलम है टोटल अमाउंट का। जो टोटल अमाउंट में वैल्यू आ रहा है उसके लिए जो नंबर ऑफ डेज वो प्रेजेंट था वहां पे, उसका अमाउंट प्लस ओवर टाइम का अमाउंट ऐड करने के बाद आपका टोटल अमाउंट आता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट कितना है, 15 है। और पर डे का जो रेट था वो था 981.12। ये मेरा पर डे रेट है, सो 981.12 इंटू 15 डेज प्रेजेंट था, प्लस जो मेरा ओवर टाइम अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2616.32। तो मेरा आंसर आएगा 17333.12। और उसके बाद आगे उस पर जीएसटी कैलकुलेट करके मेरा फाइनल टोटल अमाउंट आ रहा है। इसी तरह से बाकी डेजिग्नेशन का भी कैलकुलेशन होगा। इस तरह से सीएनसी का बिलिंग होगा और एनेक्सर पेज पे कैलकुलेशन रिफ्लेक्ट होगा।